पार्ट 2 लिटरेरी क्रिटिसिज्म। पीटर बेरी की बुक है और हमारा टॉपिक है जी स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म इज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट which is first seen in the work of Claude Lévi-Strauss and Roland Barthes। तो सबसे पहले जी क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के काम में हमें ये नज़र आई थी और फिर रोलैंड बार्थेस के काम में। तो बार्थेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रक्चरलिज्म मे बी डिफाइंड एज, लो जी क्या डेफिनेशन होती है स्ट्रक्चरलिज्म की वो हम करने लगे हैं जी। थिंग्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। चीज़ें जो हैं वो आइसोलेशन में बिल्कुल भी मीनिंग नहीं देती, समझी नहीं जा सकती। तो वो कैसे जी कि आइसोलेशन में कहता है कि हम जो कुछ भी समझते हैं हकीकत में लिंक्स के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ईंट है। अब एक ईंट है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हम उसको कहते हैं जी ईंट को डिफाइन करो, ईंट के मीनिंग क्या हैं। तो स्टूडेंट कहता है जी कि ईंट जो है वो एक मिट्टी की बनी हुई चीज़ होती है, फिर वो पकती है, फिर वो पक कर दीवारें बनाते हैं उससे, फिर घर बनाते हैं। तो अब मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि आप लफ्ज़ दीवार और आप लफ्ज़ घर को अपने दिमाग से निकाल दें और फिर सोचें कि ईंट क्या है। तो आपका दिमाग जो है वो टोटली कहेगा ओह ये इसका तो मीनिंग नहीं बन रहा। तो वो यही कह रहा है कि हम मीनिंग को आइसोलेशन में कभी भी नहीं समझ सकते, ये हमेशा लिंक के साथ समझी जाती हैं। अब हम स्पेस में चले जाते हैं, हमारी मेमोरी जो है वो वाइप आउट हो जाती है और फिर स्पेस में हम अपने सामने ईंट रखते हैं और हम कहते हैं इसका मीनिंग निकालो ये क्या है। तो हमारा दिमाग कुछ नहीं सोच पाएगा क्योंकि वो देखी नहीं हुई, पहली दफ़ा ईंट देखी है। तो अब हम कहते हैं कि ये मिसाल कुछ इतनी समझ नहीं आई, इस तरह पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बैक एंड में हमने ईंटें बड़ी देखी हुई हैं। अच्छा चले मैं एक चीज़ कर देता हूँ, आप सबके सामने एक चीज़ रखता हूँ यूं पड़ी हुई है। अच्छा आपको पूछता हूँ ये क्या है, अब आप कहेंगे, अगर तो आपने वो चीज़ देखी हुई तो आप फटाफट बता देंगे कि ये है। लेकिन अगर वो चीज़ आपने देखी हुई नहीं तो आपने कहना मुझे पता नहीं। अब वो जो पता नहीं है ना, हकीकत में वो चीज़ जिप्सम थी। अब जैसे ही आपको जिप्सम का पता होगा, जिस तरीके से आपको ईंट का पता है, तो आप फटाफट जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। इसी तरीके से मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूं और फिर आपसे पूछता हूं ये क्या है, आपके दिमाग में कोई इमेज ही नहीं बन पा रहा, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन पा रहा। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे मुझे नहीं पता, तो मैं आपको बताऊंगा ये यूरेनियम है। जब आपको पता होगा कि ये यूरेनियम है तो आप फटाफट उसका मीनिंग जनरेट कर पाओगे, वैसे ही जैसे कि आप बार बार ईंट देख के बता सकोगे। लेकिन अपने दिमाग से जब आप निकाल दें दीवार, जब आप अपने दिमाग से निकाल देंगे घर, तो आप उस ईंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो वो यही कहता है things cannot be understood in isolation, have to be seen in the context of the larger structures। उन चीज़ों को larger structure से देखते हैं। तो ईंट का larger structure दीवार का larger structure घर। whom they are part of them। larger structures में हम समझते हैं in the context of larger structure whom they are part of them, whom जिनके they। फॉर एग्जाम्पल ईंट को हम उतनी देर तक समझ नहीं सकते जितनी देर तक उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में ना देखा जाए, बड़े स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में जिसका वो हिस्सा होते हैं। स्ट्रक्चर्स आर आवर वे ऑफ परसीविंग थिंग्स। हम चीज़ों को समझते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर्स से। एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस रादर देन ऑब्जेक्टिव एंटिटीज। और हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस, उस चीज़ से रिलेटेड अपना एक एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज करते हैं अपने दिमाग के अंदर, रादर देन ऑब्जेक्टिव थिंग्स,
यहाँ पे एक मोबाइल है आपके सामने, और भाई ये जो चीज़ है ऑब्जेक्टिव थिंग, वो इसके अंदर वो कहता है मीनिंग नहीं है, बल्कि कोई बड़ा लार्जर कॉन्टेक्स्ट है तो वहाँ पर मीनिंग मौजूद है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप इसको समझ लें, ये ब्रिक है तो ये ब्रिक तब समझ आएगी जब आपके दिमाग में वॉल आएगी और फिर घर आएगा। ये है मोबाइल फ़ोन का बड़ा स्ट्रक्चर है टेलीकम्युनिकेशन। जब आप टेलीकम्युनिकेशन को जहन में रखते हैं, फिर आपके दिमाग में आता है हम कम्युनिकेशन करते हैं वाया कंप्यूटर, वाया ये मोबाइल, वाया वायरलेस सिस्टम, वाया ये ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, तो वो सब होते हैं। तो दरमियान में पता चलता है ये एक अलग चीज़ है। और इसका मीनिंग अब मैं आपको कहता हूँ, ये वॉकी टॉकी है, तो बंदा उसी वक्त कहेगा अल्लाह दा ना ही वॉकी टॉकी होर हुंदा वे, उहदे नाल एंटीना लगा हुंदा वे, फिर एक बंदा इधरों गल करदा है, फिर दूसरा बंदा उधरों गल करदा है, फिर उत्ते हैलो 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 हुंदी है। और वॉकी टॉकी जो है वो ज़्यादा दूर रेंज वाला नहीं होता। तो सिंपल सी बात है। अब ये जितने भी हैं ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स इट इज एग्जिस्टिंग इन दी एक्सटर्नल वर्ल्ड। और भाई जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं चीज़ें, हम हकीकत में ऑर्गेनाइज करते हैं अपने एक्सपीरियंस को। इट फॉलोज दैट मीनिंग इज ऑलवेज एन एट्रीब्यूट ऑफ थिंग्स। अरे भाई कोई थिंग्स हैं तो उनकी एट्रीब्यूट है इल्हाक, मुंसलिक, जुड़ा हुआ होना, तो वो उसकी एट्रीब्यूट है बाय द ह्यूमन माइंड, और जो कि हमारा दिमाग करता है, हमारा दिमाग इसको जोड़ता है उस चीज़ के साथ, फिर उसको बात समझ आ जाती है कि इसका मीनिंग है। फॉर एग्जांपल एक बंदे का नाम ले लेते हैं, चलें जुनेद ले लेते हैं। तो ज़िंदगी में आपने कोई एक जुनेद नहीं, ढेर सारे जुनेद देखे होंगे। तो उस नाम की समझ आपको तब आती है जब आप अपने दिमाग में इमेज लेके आते हैं फटाफट। वो जो भी जुनेद हो, आपका कज़न जुनेद हो, आपका भाई जुनेद हो, आपके अब्बू जुनेद हो, या जो भी हो, तो आप जब उसको ज़हन में लाते हैं तो फिर आप कहते हैं, यूँ सिर हिलाते हैं, हाँ समझ आ गई जुनेद की बात हो रही है। लेकिन अगर ऐसा बंदा जिसको आपने देखा ही ना हो, ठीक है, जैसा कि अफ्रीकी लोगों के नाम उम्बंगवा, अब उम्बंगवा आज तक तुम लोगों ने देखा ही नहीं है, तो उम्बंगवा कहाँ से समझेंगे कि उम्बंगवा कौन है? आप हो सकता है समझें कि बंगले को बोल रहा है। एन एट्रीब्यूट ऑफ थिंग्स बाय द ह्यूमन माइंड नॉट कंटेन्ड विद इन देम। उन चीज़ों के अंदर मीनिंग नहीं होता। अब इसके अंदर मीनिंग नहीं है, ये स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं। रादर मीनिंग इज ऑलवेज आउटसाइड। ओ भाई इससे बाहर है मीनिंग। क्यों? इससे बाहर है टेलीकम्युनिकेशन, इससे बाहर है वॉकी टॉकी, इससे बाहर है दूसरा फ़ोन जो है, ठीक है, केबल वाला फ़ोन जो है। तो उन सब का एक कलेक्टिव किस्म का मीनिंग है जो कि आउटसाइड ऑफ दी वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल A structuralist view of John Donne's Good Morrow. John Donne's Good Morrow can only be understood by the knowledge of genre Alba. Alba जो है क्या थी? Which it parodies and subverts. It parodies, ये पैरोडी करती है, and subverts, और उससे सबवर्ट करती है, डाइवर्ट करती है, हट जाती है। किस चीज़? गुड मॉरो एल्बा से। इसको पढ़ते हैं आगे फिर बात क्लियर हो। एल्बा इज अ पोइटिक फॉर्म ऑफ द 12th century डेटिंग इन विच लवर्स लमेंट द अप्रोच ऑफ डे ब्रेक बिकॉज इट मीन्स दैट दे मस्ट पार्ट। एल्बा जो है वो 12th century के अंदर एक पोइट्री की जॉनर थी जिसमें क्या होता था कि आशिक महबूबा से मिलने आया है, अब दिन चढ़ गया है। अब दिन चढ़ने का मतलब है जुदाई का वक्त आ गया है, अब उसने उससे जुदा होना है। एल्बा, अब वो थी एल्बा। एल्बा की पैरोडी की है गुड मॉरो के अंदर जॉन डन ने। ये जो गुड मॉरो है हम इसको कहते हैं, ये हकीकत में एल्बा है। तो फिर अब आप लोगों को जब कभी भी मैं कहूँगा मैं ना एक एल्बा लिखने जा रहा हूँ, जुदाई, ठीक है। अब वो एक नज़म है जो मैंने लिखी है, किस मौजू पर लिखी है कि मैं अपनी महबूबा से जुदा होकर जा रहा हूँ।
तो जब मैं आपको कहूँगा ना जुदाई, तब आपको समझ नहीं आएगी। मैं आपको कहूँगा एल्बा, तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा इसके अंदर ये होगा। जॉन डन्स गुड मॉरो कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय द नॉलेज ऑफ योनर एल्बा विच इट पैरोडीज एंड सबवर्ट्स। तो एल्बा जो है वो लवर्स से थी, तो यहाँ तो मियाँ बीवी जो है वो जुदा हो रहे हैं, तो इसलिए ये उसे सबवर्ट तो कर गई है। एल्बा इज अ पोइटिक फॉर्म of the 12th century for dating in which lovers lament the approach of daybreak। daybreak सुबह का चढ़ना, सुबह का नमूदार होना, तो वो lament जो आशिक होते हैं वो हकीकत में वो बड़ा ही अफसुर्दा हो जाते हैं दिन के चढ़ने पर। क्यों? क्योंकि उनकी जुदाई का वक्त आ गया है। बिकॉज इट मीन्स दैट दे मस्ट पार्ट, कि उन्होंने एक दूसरे से जुदा होना है। तो फिर यहाँ पे मुख्तलिफ गाने बनते हैं। नाजा मेरे बालमा एक वादे के लिए। अब ये गाना जो है ये एल्बा कंसिडर किया जाएगा। सम नोशंस ऑफ कोर्टली लव। कोर्टली लव तो मिलने मिलाप वाला जो है, कोर्टली लव, कोर्टशिप। अ पोएम entails conventionalized form as पोइट्री। यहाँ पे आप आ गई सेम एज इट इज। मैं आपको कहता हूँ जी ये एक पोइम है, तो आप यकदम समझेंगे कि हाँ ये पोइट्री है। समझ आ गई? बस ये सारी के सारा स्ट्रक्चरलिज्म है। यानी मैं जैसे ही बोलता हूँ मैं कहता हूँ आपने पढ़ी है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, पढ़ी है, अब आपको समझ आया कि नावल नहीं है, नावल की किताब नहीं है, ड्रामा की किताब नहीं है, ये पोइट्री है। अब कैंटरबरी टेल्स हकीकत में क्या है, वो पोइम, उससे बड़ा स्टेप पोइम है, और पोइम से बड़ा स्टेप जो है वो पोइट्री। कल्चरल स्ट्रक्चर्स आर पार्ट ऑफ अ होल। कल्चरल स्ट्रक्चर्स आर अ पार्ट ऑफ अ होल। होल कहते हैं बड़े को। कल्चर को हम लेते हैं अपनी लाइफ और सकाफत के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे ये नहीं कह रहा वो, बात ये भी है, लेकिन वो इसको ब्रॉडर टर्म में कह रहा है। ब्रॉडर टर्म में इसलिए कह रहा है कल्चर, और भाई लिटरेचर का कल्चर ये है, लिटरेचर का कल्चर ये है कि जो पोइम होती है वो पोइट्री का हिस्सा होती है। यहाँ पे होल क्या है? होल पोइट्री है। और कल्चरल स्ट्रक्चर क्या है? वो पोइम है। स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच टेक्स यू फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द टेक्स्ट। हाँ जी, जो टेक्स्ट है स्ट्रक्चरल व्यू आपको बड़े की जानिब लेता जाता है, बड़े की जानिब लेकर जाता है, बड़े की जानिब, तो वो दूर कर रहा है आपको। ऐसा कि हम पोइम लेते हैं टाइगर, विलियम ब्लेक की टाइगर, ठीक है, सिक्रोज जो है। अब सिक्रोज जो है, सिक्रोज से बड़ा पैटर्न बना कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। तो ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस हम नाम लेते हैं सिक्रोज, फिर उसके बाद हमारे दिमाग में आता है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद पोइम, पोइम के बाद ओ ये पोइट्री है, पोइट्री के बाद ये लिटरेचर है। तो वो दूर करती जा रही है, पहले मिसरे से पर्टिकुलर नाम पोइम का, फिर जो है वो पोइम, फिर वो पोइट्री, पोइट्री से फिर वो लिटरेचर। स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच टेक्स यू फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द टेक्स्ट and into large and comparatively abstract questions of honor। abstract तो सामने जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं वो तो कंक्रीट हुई, फिर जो पोइम का नाम हो वो भी तकरीबन कंक्रीट हुआ, लेकिन मज़ीद जाते जाएंगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट से एब्स्ट्रैक्ट होती जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट से एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे ही हमने कहा ना पोइम, पोइम तो ये आपके सामने पढ़ी है, बात समझ आई। पोइट्री, अब पोइट्री कोई नहीं आनी है आपके सामने, फिर पोइट्री के बाद लिटरेचर, वो गुणी, तो वो कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट से एब्स्ट्रैक्ट होता जाएगा। हिस्ट्री एंड फिलॉसफी रादर दैन क्लोजर एंड क्लोजर टू इट। तो वो कहता है कि जब हम स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ते हैं तो एक किस्म की फ़िलासफ़ी के अंदर चले जाते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री भी इसके क्लोज आ जाती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं ना, हिस्ट्री जब एल्बा को हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक एलिमेंट तो हिस्ट्री का आया है, प्योरली ना कहें लेकिन कुछ तो आया है, तो कहते हैं उसका क्लोजर है। दीज स्ट्रक्चर्स आर यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट नोशन रादर दैन कंक्रीट स्पेसिफिक लाइक कोर्टली लव। तो इन 19th century linguistic scholars were mainly interested in historical aspects of language। एक लैंग्वेज है, कब बनी,
कैसे बनी, कौन सी सदी में इसमें डेवलपमेंट हुई, तो वो कहता है 19th सेंचुरी में ऐसे ही कर रहे थे। सोसियो भाई, सोसियो आया तो उसने सिंक्रोनी की तरफ लेके आए, हम तो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे थे। बट सोसियो कंसंट्रेटेड हाउ मीनिंग आर मेंटेन्ड। उसने ये नहीं कहा कि लैंग्वेज क्या क्या कर रही है, लैंग्वेज पहले क्या थी, उसने सारी को छोड़कर उसने बोला कि मीनिंग कैसे मेंटेन किया जाता है। उसने इस बात पे डिस्कशन की। एस्टैब्लिश्ड एंड द फंक्शंस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब आप देखें, आई सॉ द बॉय इन द बाजार, आई सॉ अ रेड बॉय। अब ये पहले तो था वर्ड, अब ये बन गया फ्रेज, रेड बॉय। अब ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रेज, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूं फ्रेज कौन सा, ये तो एडजेक्टिव फ्रेज है, ये तो एडजेक्टिव फ्रेज है। अच्छा, आई सॉ अ स्ट्राइकिंगली रेड बॉय। अब स्ट्राइकिंगली रेड बॉय जो है ये भी फ्रेज बन गया, लेकिन ये एडवर्बियल फ्रेज बन गया। आई सॉ अ स्ट्राइकिंगली रेड बॉय हु वाज वॉशिंग द कार। अब ये सारे का सारा जो है वो फ्रेज नहीं रहा, ये ऑब्जेक्ट तो है, सारे का सारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्लोजल ऑब्जेक्ट है। कहता है, उसने बताया कि फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या हैं, एस्टैब्लिश्ड एंड फंक्शंस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन यूज टुडे। अब ये नहीं उसने कहा कि लैंग्वेज क्या है, उसने कहा है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन यूज, इन यूज टुडे, उसने इस पे काम किया है, इस्तेमाल कैसे हो रहे हैं। उसने ये नहीं कहा कि लैंग्वेज ऐसे है, लैंग्वेज ऐसे, लैंग्वेज ऐसे है, उसने कहा ये इस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं फ्रेजेस, फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स इंस्टेड ऑफ द पैटर्न्स एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। और उसने लैंग्वेज के फंक्शन नहीं बताए, उसकी बजाय उसने कहा कि लैंग्वेज इस तरीके से इस्तेमाल हो रही है। सोसियो सेड अबाउट लैंग्वेज, सोसियो ने लैंग्वेज के मुताल्लिक कहा, द लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, रिलेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूटिव। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब है कि लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है। हो सकता है मैं इसको मोबाइल कहता हूँ, अफ्रीका के इसको जो है वो कुछ कहते हों, डम्बा डम्बा कहते हों, चाइना के अंदर खुजोयो मुजोयो कहते हों, तो वो कहता है कि भाई आर्बिट्रेरी है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका नाम सलीम रखा जाता है, ठीक है। एक दूसरा है, उसका नाम बशीर रखा जाता है। माँ प्यू को पूछें आपने इसका नाम सलीम क्यों रखा है और इसका नाम बशीर क्यों रखा है, तो वो कहता है कि ये आर्बिट्रेरी है। दूसरा रिलेशनल, और भाई दिमाग के अंदर रिलेशन आता है। तीसरा कॉन्स्टिट्यूटिव, और भाई कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब है कॉन्स्टिट्यूट करती है, बनाती है, पैटर्न बनाती है, बनाती है, बनाती है।